मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, सारी स्ट्रैटेजीज, इसके टाइप्स क्या हैं, इन सबको आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी ये क्या है? इसमें ना आपकी किडनी में कोई भी मतलब कि इंजरी आए किसी भी टॉक्सिन की वजह से, या ब्लड फ्लो किडनी की तरफ कम हो रहा है उसकी वजह से, जो भी किडनी में डैमेज आता है और उसके बाद मतलब कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो हम लोग आज जानेंगे एक्यूट किडनी इंजरी में। मतलब एक्यूट ही, क्रॉनिक नहीं। आपकी किडनी को कोई इंजरी या कोई भी डैमेज आया है ड्यू टू एनी टॉक्सिन्स वगैरह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट किडनी इंजरी। या ये इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है, मतलब आपकी जो किडनी है ना वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, सही है। अगर ब्लड फ्लो कम है तो किडनी के जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। अब उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है तो ऑब्वियसली वो नेक्रोसिस की तरफ जाएंगे, सेल डेथ की तरफ जाएंगे, या उनमें कोई इंजरी वगैरह लग जाएगी। एक तो ये हो सकता है कि इस्कीमिया या ब्लड जो फ्लो है ना टू द किडनी वो कम हो जाए। और दूसरा क्या हो सकता है कि कोई भी टॉक्सिन्स, मतलब आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हो, ऐसी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो लाइक कार्बामिज़ापेन, वो क्या होते हैं? नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी को डैमेज हो सकता है। तो किसी भी का मतलब के रीज़न से आपकी किडनी पे डैमेज आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्यूट किडनी इंजरी। अब इसमें एक्यूट किडनी इंजरी का जो को जैसे डिफाइन किया गया है, अ रैपिड डिटोरिएशन ऑफ पेरेन्काइमल रीनल, मतलब जो पेरेन्काइमल सेल्स है ना किसके? किडनी के, मतलब जो ग्रोइंग सेल्स है किडनी के, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम है या कोई टॉक्सिन्स वगैरह आ गए, या तो फंक्शन सफिशेंटली सफ़र टू रिजल्ट, मतलब जो किडनी के फंक्शन है ना वो प्रॉपरली नहीं हो रहे, मतलब या तो किडनी को ब्लड सही नहीं आ रहा, तो वो ऑब्वियसली, अब हम लोग कहते हैं ना कोई मशीन है अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी काम नहीं करेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, और अगर ज़्यादा बर्डन आ जाएगा तब भी ख़राब हो जाएगी। तो अगर हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब हाइपोटेंशन हो गई है या हाइपोवॉल्यूमिया हो गया है, तो उससे क्या होगा? किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा। किडनी की तरफ ब्लड कम जाएगा तो किडनी को काम भी कम करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। यूरेमिया की वजह से हो सकता है, यूजुअली बट नॉट इनवर्सिबली रिवर्सिबल, मतलब यूजुअली रिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो डैमेज होता है ना वो इरिवर्सिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल किडनी में कोई इंजरी आई है, कोई डैमेज आए, आपने उसको मैनेज नहीं किया तो वो परमानेंट डैमेज की तरफ चला जाएगा, तो ये भी हो सकता है। और जो दूसरा है ना इसमें ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया हो सकता है, मतलब जो यूरिन का अमाउंट है ना वो कम हो, सही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोयूरिया। तो किडनी इंजरी में ओलिगोयूरिया भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ओलिगोयूरिया नहीं होता। किसी किसी केसेस में पॉलीयूरिया हो जाता है, मतलब जो यूरिन का अमाउंट है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो ओलिगोयूरिया किस में होता है? जो पोस्ट रीनल कॉजेज होते हैं ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यूरिन फ्लो नहीं कर रहा आउट, तो उसकी वजह से हो सकती है ओलिगोयूरिया। अब रिसेंटली द टर्म है ना एक्यूट किडनी इंजरी, उसको रिप्लेस किया गया है विद द ARF, एक्यूट रीनल फेलियर। मतलब अगर इंजरी है उसको आप लोगों ने मतलब कि मैनेज नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्यूट रीनल फेलियर, मतलब जो रीनल फेलियर है ना उसकी तरफ भी जा सकती है। अब चलते हैं इसमें जो क्राइटेरिया बताया गया है ना, IRFLE क्राइटेरिया, राइफल क्राइटेरिया, उसमें क्या है? अगर हम लोग इस क्राइटेरिया को देखें ना तो R का मतलब है रिस्क, I का मतलब है क्या? इंजरी, और अगर इसमें हम लोग FLE तो उसका मतलब है फेलियर, मतलब कुछ बंदे कोई रिस्क पे होता है, सही है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया, तो उसको ये रिस्क हो सकता है कि उसे क्या हो? एक्यूट किडनी इंजरी हो। एक तो रिस्क पे था, आपने रिस्क को छोड़ दिया, ट्रीट नहीं किया, तो वो इंजरी की तरफ चला गया। अब किडनी पे इंजरी आ गई है और अगर आप उस इंजरी को ट्रीट नहीं करते हो तो वो किडनी फेलियर की तरफ जा सकती है। तो इस क्राइटेरिया का सिंपल यही मतलब है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि कैसे फेलियर में किडनी जाएगी। सीरम क्रेटिनिन लेवल है ना वो कितना है, और यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, उस पर बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली डैमेज ज़्यादा होगा।
और अगर यूरिन आउटपुट सही आ रहा है, मतलब कम यूरिन नहीं आ रहा, तो फिर मतलब ये होगा कि सही है, ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यूरिन बिल्कुल बन नहीं रहा, अमाउंट बहुत कम आ रहा है, तो ये भी सिवियरिटी शो कर रहा है। अब 2 आउटकम मेजर, मतलब लोस एंड स्टेज किडनी रीनल डिजीज़, मतलब 2 तरह के आउटकम्स आ सकते हैं अगर एलिवेटेड लेवल आ रहे हैं ना। एक तो आउटकम मतलब सही नहीं आ रहा, और दूसरा क्या है, कैरेटिनिन जो लेवल है ना वो ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से या तो किडनी लॉस हो जाएगी या क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, उसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। हम बात करते हैं तो इनके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल मतलब अभी किडनी तक डैमेज नहीं आया, लेकिन किडनी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है। इसमें क्या है, प्री रीनल जो कॉजेज है ना, उसमें क्या होगा, सडनली क्या हो रहा है, हाइपोवोल्यूमिया हो रहा है, या हाइपोटेंशन की वजह से जो ब्लड फ्लो किडनी की तरफ है ना वो कम हो गया है। सही है, मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है, ब्लड लेवल कम हो, या हेमरेज हो गया है, मतलब कहीं पे ट्रॉमा लगा है तो उस वहाँ से ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, तो उससे क्या होगा, ब्लड जो किडनी की तरफ है ना वो कम आएगा। अब कम आएगा तो उसकी वजह से किडनी में इंजरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है, किडनी को ब्लड सप्लाई इतना नहीं हो रहा है, और किडनी काम भी सही नहीं कर पा रही है। एक तो किडनी के पास ब्लड आता है जो कि किडनी की नीड्स पूरी करने के लिए, और दूसरा ब्लड आता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों ब्लड कम आ रहे होंगे, मतलब किडनी को फंक्शन भी कम करना पड़ रहा है, और जो किडनी की ऑक्सीजन नीड है ना वो भी पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो किडनी को ब्लड चाहिए ना अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी इतना नहीं मिल रहा। सडन एंड सिवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, शॉक लग गया है, सही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम सिवियर इंजरी और इलनेस। ऐसी कोई इलनेस हुई है, मतलब सेप्टिसीमिया वगैरह हो गया है, मतलब ऐसी कोई इलनेस हुई है जिसकी वजह से, या हेमरेज हुआ है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है ना किडनी की तरफ वो कम हो रहा है, तो वो हो गया प्री रीनल कॉज, मतलब जिसमें किडनी इन्वॉल्व नहीं है। अब है इंट्रा रीनल। इंट्रा रीनल में क्या होगा, जो किडनी के पार्ट्स है ना, नेफ्रॉन, उसमें कोई डैमेज आ गया है, मतलब ग्लोमेरुलस है उसमें कोई डैमेज आ गया है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं उसमें कोई डैमेज आ गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा रीनल। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन, किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से, या टॉक्सिन ड्रग्स की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या तो ब्लड सप्लाई कम आ रहा है, मतलब इस्कीमिया की वजह से डैमेज हो सकता है इंट्रारीनल। अब है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में क्या होगा, मतलब किडनी के बाद क्या है, यूरिटर है, और दूसरा क्या है, ब्लैडर है। या तो जो यूरिटर है ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, या ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मतलब पोस्ट रीनल कॉज हो सकता है। सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज हो गया है उसकी वजह से, किडनी स्टोन हो गया है, ब्लैडर में ट्यूमर बन गया है, या इन्फ्लेमेशन होगी, तो उनकी वजह से क्या है, जो मतलब यूरिन है ना वो फ्लो नहीं कर रहा। फॉर सपोज यहाँ यूरिन फ्लो नहीं कर रहा, सही है, यहाँ से यूरिन फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ तो यूरिन की जो ट्यूब्यूल्स है ना वहाँ पे मतलब कि वहाँ इंजरी आ गई है उनकी, मतलब नैरो हो गई है जो ल्यूमेन है, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलस में क्या होगा, बर्डन आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर किडनी ट्यूब्यूल्स में डैमेज होगा और वो ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ग्लोमेरुलस को भी वो डैमेज कर सकता है, तो आपको मैनेज करना चाहिए इसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में क्या है, टाइप ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। उसके कितने टाइप्स हैं, 3 तरह के हैं, प्री, पोस्ट और इंटरस्टिशियल। अगर हम लोग प्री पोस्ट की बात करते हैं तो वही होगा, प्री रीनल में कॉज बाय द ट्रांजिट रीनल हाइपोपरफ्यूजन, मतलब वहाँ ब्लड इतना नहीं हो रहा, हाइपोटेंशन की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब इतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, डिक्रीज इफेक्टिव आर्ट्रियल ब्लड वॉल्यूम, मतलब जो आर्टरीज़ को ब्लड मिलता है, मतलब आर्टरीज़ को ब्लड मिलेगा फिर वो ऑर्गन को सप्लाई करेंगे ना कि वो सर्वाइव कर सके ऑर्गन। अब किडनी है ना उसको ब्लड कम जा रहा है, क्यों? क्योंकि आर्टरी इफेक्टिवनेस है ना वो कम हो गई, डिक्रीज इन ना आर्ट्रियल ब्लड वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम कम है, तो किडनी को अपने सर्वाइवल के लिए जो ब्लड चाहिए वो भी कम मिलेगा। एक ये हो सकता है कार्डियक आउटपुट, अगर आउटपुट कम हो रहा है कार्डियक का तो ऑब्वियसली
जो आर्टरीज़ को वो ब्लड दे रहे हैं कि वो ऑर्गन्स को जाके दे डिफरेंट, तो अगर आउटपुट ही कार्डियक कम है तो आर्टरीज़ में भी ब्लड कम जाएगा तो ऑर्गन की तरफ भी ब्लड कम जाएगा, तो इस्कीमिया की वजह से भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। अब है पोस्ट रीनल में मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, सही है, मतलब ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, यूरिटर में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, किडनी में कोई स्टोन वगैरह हो गया है, इससे क्या है ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो है पोस्ट रीनल कॉज। अब है इंटरस्टिशियल मतलब इंट्रा रीनल, उसमें तीन तरह के आ जाते हैं, या तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है मतलब ग्लोमेरुलर में डैमेज आ गया है, या तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है मतलब जो किडनी ट्यूब्यूल्स है ना उनका जो स्पेस है ना वो कम हो गया है, किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, सॉइलो हो गई हैं वो, तो स्पेस कम हो गया है। अब ये क्या है, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस मतलब जो ट्यूब्यूल्स है ना वहाँ पे नेक्रोसिस, सेल डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स है ना उनको ब्लड इतना नहीं मिल रहा, इतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इस्कीमिया की वजह से उनको डैमेज हो रहा है। या तो हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड कम जा रहा है तो मतलब ऑक्सीजन कम जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन डैमेज टू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, और ये किसकी वजह से हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, या ट्यूब्यूल्स में डैमेज है और उनको ट्रीट नहीं किया तो प्रेशर जनरेट करती हैं किसको, ग्लोमेरुलस को, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इसमें क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो गए, सही है, मतलब कोई एलर्जेंस वगैरह या कोई टॉक्सिन्स वगैरह जिन्होंने टॉक्सिसिटी कॉज की है और उसकी वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया है। अब दूसरा एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, मतलब अब नेक्रोसिस की तरफ, अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द केसेस, 50% ऑफ केसेस किसके होते हैं, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस के होते हैं। अब इनके कॉजेज़ क्या है, नेफ्रॉन टॉक्सिक एजेंट्स हैं जिन्होंने इन पर डैमेज किया हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड रीनल हाइपोपरफ्यूजन मतलब जो ब्लड है ना किडनी को बहुत ही अरसे से कम मिल रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अब है इन प्री रीनल में ना क्या क्या हो सकते हैं, प्री रीनल टिश्यूज़ इंटैक्ट, जो मतलब प्री रीनल कॉजेज़ हैं, प्री रीनल मतलब किडनी से पहले। अब क्या है, किडनी बायोप्सी शोज़ नॉर्मल रीनल हिस्ट्री, मतलब किडनी में कोई डैमेज नहीं आया है, किडनी सही है। ओलिगोयूरिया एंड हाई सीरम क्रेटिनिन आर ड्यू टू फंक्शनल, मतलब फंक्शनली क्रेटिनिन हाई आ रहा है, और जो ओलिगोयूरिया है ना वो हाइपोवोल्यूमिया वगैरह की वजह से, आर ड्यू टू फंक्शनल इम्पेयरमेंट। सिंस मतलब कि किडनी फंक्शन सही नहीं कर रही है, उसको मतलब ब्लड कम आ रहा है तो वो कम फिल्टर करके कम दे रही है, अगर कम ब्लड होगा तो कम फिल्टर होगा, और यूरिन है ना उसका जो आउटपुट वो भी कम आएगा, तो उससे ओलिगोयूरिया हो रहा है। और जो हाई सीरम क्रेटिनिन है ना वो शायद किसी मतलब कि मसल वगैरह की डैमेज, मतलब वो किसकी वजह से हाई क्रेटिनिन आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो जब भी वॉल्यूम कम आएगा तो जो भी मतलब वॉल्यूम में जो भी आयंस वगैरह उनके कंसनट्रेशन ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे ही सीरम जो क्रेटिनिन है ना वो ज़्यादा आ रहा है। सिंस देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल रीनल डैमेज, रीनल में कोई डैमेज नहीं आ रहा। अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी आपने डायग्नोस किया और फिर करेक्ट किया रीनल हाइपोपरफ्यूजन। कैसे, मतलब आप लोग है ना इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देते हो, नॉर्मल सलाइन देते हो, तो उससे क्या हो, ब्लड वॉल्यूम बढ़े, या तो क्या होगा मतलब ब्लड देते हो और दूसरा मतलब कि वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो वो ये सारे फंक्शन सही हो जाएंगे। बट अगर आपने अर्ली डायग्नोस नहीं किया, उसको बहुत लेट हो गया, तो डैमेज किडनी की तरफ आ सकता है। रिजल्ट इन इमीडिएट डायूरेसिस, मतलब अगर आप लोग करेक्ट कर लेते हो ना हाइपोपरफ्यूजन को, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट डायूरेसिस मतलब कि वॉल्यूम बढ़ गया है, अब किडनी की तरफ ब्लड ज़्यादा आ रहा है और किडनी को वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है तो वो फिल्टर करके यूरिन भी ज़्यादा आ रहा है, तो डायूरेसिस। एंड रैपिड ड्रॉप इन सीरम क्रेटिनिन एंड द ब्लड यूरिया, और क्रेटिनिन लेवल भी कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। इफ़ हाइपोपरफ्यूजन इज सिवियर और निगलेक्टेड, मतलब या तो वो सिवियर हो गई है या तो आपने निगलेक्ट कर दिया, उसको ट्रीट नहीं किया। रीनल कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो रीनल कंपनसेट कर रही है ना अपनी किडनी, उस मैकेनिज्म वो फेल हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपनसेट कितना कर सकता है बंदा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, तो उससे क्या होगा, डैमेज आ सकता है। तो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस हो सकती है अगर ये सब निगलेक्ट किया। अब इन पोस्ट रीनल में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है यूरिनरी ट्रैक्ट में, रिजल्ट इन द इंक्रीज प्रेशर अबव द लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, सही है,
तो वहाँ जो अपर चीज़ ऊपर से मतलब यूरिन तो बन रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब वो भी प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे। एक तो अक्यूमुलेशन हो रही है, दूसरा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ऊपर वाली जो ऑर्गन्स है ना वहाँ पे डैमेज आ सकता है। जैसे अगर ट्यूब्यूल्स है ना, वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है तो ग्लोमेरुलस के पास बर्डन बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, तो ग्लोमेरुलस भी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ऐसे ही अगर नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रही है तो ऊपर किडनी में भी डैमेज आ सकता है। व्हेन दिस बेक प्रेशर एक्सीड दैट ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर इन अ रीनल ग्लोमेरुला, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विल स्टॉप। तो यूरिन एन्यूरिया हो जाएगा, यूरिन नहीं बनेगा। विथ प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट एंड इंक्रीज ऑफ द सीरम क्रेटिनिन एंड द ब्लड यूरिया, फिर क्या होगा, जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी मतलब वेस्ट है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अक्यूमुलेट होंगे उससे फिर क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा और जो ब्लड यूरिया है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल रीनल, इसमें क्या हो जाएगा, 3 तरह के, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। अब इनको देखते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें ना, तो जो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है वो 5% होता है, और जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ना वो 85% होता है, इस्कीमिया वगैरह की वजह से हो गया। एक्यूट इंटरस्टिशियल वो 10% होता है, और जो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ना वो या टॉक्सिन की वजह से हो रहा है, या इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, या इन दोनों की वजह से हो रहा है। अब आ जाते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब इसमें क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होगा, या तो हाइपो परफ्यूजन हो रही है इस्कीमिया की वजह से, ब्लड कम मिल रहा है उसको, तो उसकी वजह से क्या है, डैमेज आ रहा है, सही है, इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन वगैरह कम मिल रहा है। एक्सपोजर टू द जो नेफ्रोटॉक्सिन्स है ना वहाँ पे एक्सपोजर, तो टॉक्सिन्स एक्सोजीनियस भी हो सकते हैं और एंडोजीनियस। जो एक्सोजीनियस होंगी ना वो ड्रग्स हो सकते हैं, सही है, और एंडोजीनियस हीमोग्लोबिन हो सकता है, मेथिमोग्लोबिन, ये सारे क्या है, एंडोटॉक्सिन से टू द किडनी, कम्बिनेशन मतलब दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ इस्केमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब हेमरेज हो गया है, उसकी वजह से किडनी को ब्लड कम आ रहा है। हेमरेज किसकी वजह से हो सकता है, पोस्टमार्टम, मतलब वही डिलीवरी की वजह से, या सर्जरी की वजह से, या गेस्ट्रो इंटरस्टिशियल, मतलब जो गेस्ट्रो इंटरस्टिशियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो उसमें वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हेमरेज हो सकता है। और मेजर ट्रॉमा, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, वहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से किडनी को ब्लड फ्लो कम हो रहा है, सही, ये हो गया। अब आ जाते हैं फ्लूइड लॉस, मतलब जो वोमिटिंग डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है, और दूसरा क्या है, रीनल एग्रेसिव डायूरेसिस हो रही है या पॉलीयूरिया हो गया, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो गया है। जब फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली किडनी को इतना सप्लाई नहीं होगा ब्लड। फिर थर्ड स्पेसिंग, हीमाटोमा हो गया है, मतलब अब हमें पता है जो ब्लड है वो फ्लो करता है ब्लड वेजल्स से, अगर ब्लड वेजल्स से बाहर ब्लड फ्लो करे तो क्या, हाथ किसी के बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं, सॉइलो हो जाते हैं, और रेड रेड पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, मतलब ब्लैक बन जाते हैं, फिर वो क्या है, हीमाटोमा, उसको इंडिकेट करता है। और दूसरा इलियस, मतलब जो मतलब इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रही है उसकी वजह से। पेरिटोनाइटस, मतलब जो एब्डोमिनल की इनर लाइनिंग है ना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वहाँ पे भी लॉस हो रहा होगा ब्लड। अब क्या है, सिवियर वेजो डायलेशन, मतलब ब्लड वेजल्स डायलेट हो गई तो ओब्वियसली ब्लड फ्लो नहीं आएगा, तो सिवियर वेजो डायलेशन किसकी वजह से होती है, सेप्टिसीमिया, मतलब जो बैक्टीरिया है ना ब्लड में, जो पॉइजन है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया, तो उसकी वजह से ब्लड वेजो डायलेशन हो जाती है। दूसरा एडीमा हो रहा है, और लिवर सेल फेलियर, मतलब लिवर जब फेलियर की तरफ जाता है तो एसाइटिस बन जाती है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ बन जाती हैं, वो हो सकता है। अब क्या है, रीनोवेस्कुलर डिजीज़, रीनोवेस्कुलर मतलब किडनी और वेस्कुलर हार्ट, उसकी डिजीज़। इसमें क्या होता है, अगर दो हम लोग चीज़ें देखें ना, रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या करेगी, किडनी को ब्लड देगी, और रीनल वेन क्या करेगी, किडनी से ब्लड लेके जाएगी बाहर। तो अगर रीनल आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो आर्टरीज है ना ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या ऑक्यूजन हो रही है, किसकी वजह से, स्टेनोसिस, मतलब ये आर्टरी है
तो यहाँ पे क्या है, सख्त हो गई, यहाँ से ल्यूमन आर्टरी का नेरो हो रहा है तो ब्लड कम आएगा। एम्बोला मतलब इस आर्टरी में कोई एम्बोला फंस गया है, उसकी वजह से यहाँ कंप्रेस हो गई, आर्टरीज बिल्कुल कंप्रेस हो गई, तो उसकी वजह से ल्यूमन नेरो हो रहा है और ब्लड फ्लो कम हो रहा है। और रीनल वेन में भी यही थ्रोम्बोसिस और कंप्रेशन हो रही है। अब क्या है कॉजेज ऑफ द टॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अब उसमें टॉक्सिन्स कौन से हो जाते हैं, एक तो एक्सोजीनियस, दूसरे एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, फेनासिटीन हो गई, जैसे मैंने आपको बोला कार्बापेनम, वो भी किडनी डैमेज कॉज कर सकती है। मरकरी, लीड, आर्सेन, बिस्मथ, कैडमियम और एंटीमनी, इनकी पॉइजनिंग हो सकती है, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है। ग्लाइकोल्स की वजह से, और स्नेक बाइट, स्टिंग्स और बैक्टीरियल टॉक्सिन, इनकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है। और अगर एंडोजीनियस में हम लोग देखें ना तो क्या है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मिथीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, ऑक्सलेट, ये सारे क्या हैं, टॉक्सिन्स टू द किडनी। अब है एक्यूट कॉर्टिकल नेफ्राइटिस। हमें पता है कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेड्यूला। मेड्यूला मतलब जहाँ पे लूप ऑफ हैनल बड़ी होके, लूप ऑफ हैनल से ऊपर जो चीज़ें होंगी ना वो क्या होंगी, कॉर्टेक्स। मतलब लूप ऑफ हैनल का हाफ पार्ट कॉर्टेक्स में हो सकता है, मतलब अपर किडनी की तरफ, और हाफ लोअर मतलब कि मेडुला की तरफ। अब एक्यूट कॉर्टिकल नेफ्राइटिस, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, ये सारी ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। इट इज़ सबसेट, और जो भी ग्लोमेरुलस आए वो भी किसमें, कॉर्टिकल आ जाता है, किसमें, कॉर्टिकल नेक्रोसिस में। अब क्या है, अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इन विच देयर इज मासिव नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूब्स में नेक्रोसिस हो गई है, एंड ग्लोमेरुलस ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स, और ग्लोमेरुलस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स में भी क्या आ रही, नेक्रोसिस या तो डैमेज आ रहा है। दिस कंडीशन में भी लोकल भी हो सकती है और डिफ्यूजेबल भी हो सकती है। इरिवर्सिबल डैमेज आ सकता है किसमें, किडनी में। इट इज़ ससेप्टेबल व्हेन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस फेल टू कवर। अगर आपने एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस आपको पता चला और आप उसे ट्रीट नहीं कर सके विद इन 1 और 2 मंथ और 4 to 6 वीक्स, अगर आप नहीं कर सके उससे मैनेज, तो उससे क्या होगा, परमानेंट किडनी में डैमेज आ सकता है। एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस यूजुअली अक्कर विथ कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसकी वजह से, एबॉर्शन की वजह से, और एबॉर्शन प्लेसेंटा, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वह क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रीनल एक्यूट किडनी डैमेज, एक्यूट किडनी इंजरी, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। एक तो उसके कॉजेज़ हम लोग जानते हैं, कॉजेज़ में क्या हो सकता है, ट्रॉमा हुआ है, ब्लड लॉस हो गया, हेमरेज हो गया, शॉक मतलब वो जो हाइपोवॉल्यूमिया हो गया है, मतलब उसको शॉक आ रहा है, और जो हाइपोटेंशन हो रही है उसको, हीमोलाइसिस, ब्लड सेल्स कम हो गए, ड्रग इंटेक करें उनके टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, या तो स्टोन्स बन गए हैं, या प्रोसीजर रिक्वायर्ड। हाँ, और दूसरा हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं ना, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं, कॉन्ट्रास्ट देते हैं मीडियम, मतलब पहले उनको ये इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं कि वो ज़्यादा विजुअलाइज हो जाए। तो इन कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या हो सकता है, किडनी डैमेज आ सकता है। आईसीयू एडमिशन मतलब बहुत दिनों से आईसीयू में रह रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं किसके, एक्यूट किडनी इंजरी के कॉजेज़ हो सकते हैं। अब क्या है, केयरफुल हिस्ट्री इज़ असेंशियल। हम लोग क्या करना है, मतलब कि हिस्ट्री लेनी है कि कोई ऐसा टॉक्सिन तो नहीं ले रहे थे जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हो, ड्रग ऐसी कोई ले रहा है जो नेफ्रोटॉक्सिक हो, ये हो सकता है। या एन्यूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो वैसे यूरिन फ्लो भी नहीं होगा आउट ऑफ द बॉडी, may इंडिकेट द पोस्ट रीनल कॉजेज। स्किन रैशेज आ रहे हैं तो उससे हो सकता है कि एलर्जी होगी, एलर्जिक नेफ्राइटिस हो सकता है इससे। एविडेंस ऑफ वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब डायरिया हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, या मतलब वोमिटिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये सारी हिस्ट्री हम लोग पूछेंगे, क्या वोमिटिंग तो नहीं आ रही, डायरिया तो नहीं आ रहा, ये सारी हिस्ट्री। पेल्विक और प्री
रेक्टल मतलब एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई अबॉर्शन वगैरह की एविडेंस तो नहीं है। इस्कीमिया और ट्रोमा कहाँ पे, लेग्स में, आर्म में, ये भी इंडिकेट कर सकते हैं रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस मतलब मसल्स में डैमेज आ रहा है। तो ऑब्वियसली एक तो या तो ट्रॉमा हुआ है, सही है, ट्रॉमा हुआ है तो ब्लड लॉस हो रहा है, सही है, और दूसरा रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस हो रही है तो क्या होगा, इससे जो मतलब मायोग्लोबिन, मिथिमोग्लोबिन वो भी रिलीज हो रहे हैं, तो वो क्या है, किडनी डैमेज करते हैं, तो वो भी मतलब इंडिकेशन हो सकते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें ना हिस्ट्री में पूछेंगे। दूसरा ये पूछ सकते हैं प्रोस्टेट डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है किडनी में, और दूसरा नेफ्रोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन तो नहीं है। रिसेंट कोई सर्जरी या रेडियोलॉजी करवाए, प्रोसीजर करवाया, वो भी पूछेंगे, और मेडिकेशन हिस्ट्री लेंगे। और दूसरा क्या है, फैमिली रीनल डिजीज़ हिस्ट्री भी लेंगे कि मैं भी फैमिली में हो तो उससे भी हो रही है, मतलब हेरिडिटी हो सकती है। अब क्या है, पेशेंट में नोटिस अ चेंज, मतलब पेशेंट जब रीनल डिजीज़ हो रही है या एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है तो उन्हें कौन कौन से चेंजेस है ना वो नोटिस कर सकते हैं। एक तो यूरिन वॉल्यूम कम आ सकता है, वो नोटिस हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब यूरिन में टॉक्सिन्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े अजीब होंगे, मतलब प्रोटीन आ रहा होगा या ब्लड आ रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े चेंज हो सकते हैं। मतलब यूरिन में ये सारी चेंजेस, ओलिगोयूरिया कॉमन होता है, सही है, यूरिन वॉल्यूम में भी नॉर्मल मतलब और इवन हाई, ये भी हो सकता है कि ओलिगोयूरिया ना हो, नॉर्मल हो, या तो एब्सोल्यूट एन्यूरिया मतलब यूरिन बन ही नहीं रहा, तो ये सजेस्ट करता है कि क्या है, किडनी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या पोस्ट रीनल कोई कॉज है। और वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ द, या तो बहुत ही सिवियर फॉर्म है किसकी, नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है या कॉर्टिकल मतलब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और ट्यूब्यूल्स दोनों में नेक्रोसिस हो रही है। अब है मैनिफेस्टेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, मतलब अब किडनी है ना, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो तो मतलब यूरिन पास ही नहीं कर रही, एन्यूरिया हो गया है, तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइड होगा ना वो बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड और जो सॉल्ट्स हैं, तो एडिमा हो जाएगा, पफीनेस आ जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं ना एडिमा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, मतलब अब पहले हाइपरटेंशन की वजह से किडनी डैमेज हुई, अब क्या होगा, किडनी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही है बॉडी में, और हार्ट फेलियर हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अब फ्लूइड तो बॉडी में है, बाहर नहीं निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तो जो ब्लड है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, कि हार्ट फेलियर हो सकता है। पहले हार्ट फेलियर होगा, अब हार्ट जो है ना वो ब्लड लंग्स को दे तो रहा है, ले नहीं रहा, तो उससे पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आगे देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ यूरेमिया। यूरेमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, एसिडिक ब्रीदिंग या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, मसल ट्विचिंग हो रही है, और एनसेफेलोपैथी और कोमा भी हो सकता है। पेशेंट में एक्सपीरियंस अ वेल विथ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। कार्डियोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा, एज आई सजेस्ट किया ना, अगर हार्ट डैमेज हो गया है तो लंग्स के पास ब्लड जाएगा तो सही ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, लेकिन फिर मतलब कि हार्ट के पास इतनी नहीं होगी कि वो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड उससे ले, तो अगर लिया भी है तो इतने अमाउंट में नहीं लिया तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा पल्मोनरी मतलब लंग्स में, तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इरिथमिया हो जाएगा, पेरी जो कार्डियल एफ्यूजन हो सकती है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है, ये क्या है, वेस्कुलर। और दूसरा अगर हम लोग मेटाबॉलिक देखें तो उससे क्या होगा, सोडियम का लेवल कम हो रहा है, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ सोडियम और जो कैल्शियम लेवल है ना वो कम हो रहा है, एसिडोसिस हो जाएगी इससे, मतलब वो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसमें क्या होगा, पोटेशियम और फॉस्फेट पी बढ़ जाएंगे, और सोडियम एंड कैल्शियम जो कि इम्पॉर्टेंट है वो कम हो जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा, गैस्ट्राइटिस हो गया, और न्यूरो में देखें तो कोमा और सीजर्स भी हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, और गैस्ट्रोडुडेनियल अल्सर भी हो सकता है। अब हीमाटोलॉजिकल में एनीमिया हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, और हेमरेजिक डायथेसिस हो सकती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इन्फेक्शन की बात करें तो नमूनिया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया हो सकता है, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे अगर ब्लड में। तो
अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। यूरिनरी इंडाइसिस मतलब कि इंडिकेटर्स जो कि इंडिकेट करें, मतलब डिफ्रेंशिएट करें कि नॉर्मल है, प्री है, पोस्ट है, ये सारे। तो इस इंडिकेटर्स में हम लोग क्या देखते हैं, मे बी यूजफुल इन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द प्री रीनल और द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मतलब हम लोग इंडेक्स देख के फिर बता सकते हैं कि क्या है। डाईयूरेसिस शुड नॉट बी गिवन, मतलब डाईयूरेटिक्स हम लोग नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे, 2 दिन तक, मतलब 48 आवर्स तक हम लोग नहीं देंगे। डाईयूरेटिक्स शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 28 आवर्स फॉर दिस पैरामीटर टू बी वैलिड, मतलब इन पैरामीटर्स को चेक करने से पहले हम लोग डाईयूरेटिक्स नहीं देंगे। अब है यूरिन सेडिमेंटेशन। यूरिन सेडिमेंट्स मतलब यूरिन लिया, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, तो उसके जो सेडिमेंट्स हैं ना उनको चेक करेंगे हम लोग। अब सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द फ्रेश यूरिन सैंपल एंड एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन सेडिमेंट में बी यूजफुल इन डायग्नोस्टिंग द कॉजेज ऑफ द एक्यूट किडनी इंजरी। अब अगर प्री रीनल फेलियर की बात करते हैं ना, या इस्केमिक ट्यूबुलर नेक्रोसिस की, तो यूरिन जो मतलब सेडिमेंट्स है ना वो फ्री होंगे। मतलब अगर प्री रीनल कॉज है, मतलब जो किडनी है ना उसमें कोई डैमेज नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली उसकी जो मतलब कि टॉक्सिन्स होंगे ना किडनी के, वो यूरिन में नहीं आ रहे, और इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस है, तो क्या होगा, सेडिमेंट्स फ्री होंगे नॉर्मल। और अगर यूरिन सेडिमेंट्स इन एक्यूट नेफ्राइटिस, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो यूरिन सेडिमेंट्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। रीनल इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन करवाएंगे, उसका एमआरआई करवाएंगे कि किडनी में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं आ रहा है, मतलब किडनी में कितना डैमेज आ रहा है वो चेक करने के लिए, तो हम लोग क्या कराएंगे, किडनी इमेजिंग करवाएंगे। अब इसमें आ जाता है प्लेन फ्लेम ऑफ द एब्डोमेन, मतलब किडनी पार्टी, साइज, शेप, कैल्सिफिकेशन एंड स्टोन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्लेन फ्लेम ऑफ द पूरे एब्डोमिनल का, जैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं ना वो चीज़। रीनल सोनोग्राफी और इको ड्रॉपर ऑफ द रीनर्स यूज सेफली असेस, मतलब किडनी साइज, शेप और इकोजेनेसिटी देखेंगे किसकी, किडनी की। कॉर्टिकल लाइनिंग थिनिंग, एडिमा तो नहीं है, वो सारा क्लियरली इसमें दिख जाएगा। इट कैन एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, मतलब जो यूरोपैथी या बैक प्रेशर जो चेंजेस आ रहे हैं ना उनको वो क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। इट कैन एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्शन यूरोपैथी, बैक प्रेशर जो चेंजेस है ना वो। इको ड्रॉपलर ऑफ रीनल वेजल्स कैन एक्सक्लूड ऑक्लूजन ऑफ द, जो आर्टरीज में ऑक्लूजन वगैरह आई है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला था आर्टरीज है ना, उस वहाँ पे ऑक्लूजन आ गई है एम्बोलिज्म की वजह से, या कंप्रेस हो गई आर्टरीज, तो उनकी वो जो है ना, उनको जो कंप्रेस किया हुआ है किसी चीज़ ने, तो उनको भी एक्सक्लूड कर सकती है ये जो डॉपलर है। और रेट्रोग्रेड एंड एंटीरोग्रेड पाइलोग्राफी, अब इसमें क्या होगा, प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन द पेटेंसी ऑफ द यूरिटर, मतलब जो यूरिटर है ना उनके पैटर्न को एक्यूरेटली बताएगा ये, अगर हम लोग ये पाइलोग्राफी करवाते हैं तो। अब क्या है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होगा, अगर एंजियोग्राफी इट इज़ यूजफुल mainly when an acute reversible, मतलब एक्यूट है, रिवर्सिबल है, क्या, रीनोवेस्कुलर इवेंट्स आ रहे हैं, लाइक एम्बोलाइजेशन हो रही है, थ्रोम्बोसिस हो रही है, और इन्वॉल्वमेंट इन डायसेक्शन, एरोटिक स्टेनोसिस, उसकी वजह से, तो एंजियोग्राफी में ये सब क्लियर हो जाएगा, मतलब उसके लिए यूज़फुल रहेगी। कैरियर द रिस्क ऑफ द एक्सपोजर टू द कॉन्ट्रास्ट मीडियम, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडियम मैंने आपको पहले ही बताया कि ना एमआरआई वगैरह की वजह से हम लोग पहले उनमें डाई देते हैं, तो अगर उस डाई की वजह से कोई मतलब डैमेज आ रहा है तो एंजियोग्राफी के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों से रिवर्स कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, एंजियोग्राफी तो हेल्पफुल रहती है इसमें। विच कुड बी
नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डाई यूज़ कर रहे हैं फॉर द CT स्कैन और MRI, तो वो किडनी के लिए डैमेजिंग हो सकती है। सेकेंड है CT स्कैन स्टडीज़, मतलब ये तो हमें पूरा रिलायबल जो किडनी शेप, साइज़, जितनी भी मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सारी चीज़ें CT स्कैन हमको क्लियरली बताएगा कितना डैमेज और कहाँ डैमेज पर्टिकुलर किडनी के किस पार्ट पे आया है, ये सारी चीज़ें। अब MRI, मतलब इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस यूरोग्राफी, जिसको हम लोग MRI भी कहते हैं और MRU भी कहते हैं, विदाउट यूजिंग ऑफ द, मतलब अगर कॉन्ट्रास्ट मीडियम है ना जो कि किडनी को डैमेज कर सकता है, उसके यूज़ के बगैर भी हम लोग इसको करेंगे। कैन प्रोवाइड सिमिलर टू IVP। इट इज़ थस ऑफ ग्रेट वैल्यू टू एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम नेफ्रोपैथी, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडियम नेफ्रोपैथी कॉज करने के अलावा ये ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह उनके बारे में बता सकता है। It is important to know the gadolinium and MRI contrast is न्यूरोटॉक्सिक, मतलब जो गेंडोलियम हम लोग यूज़ करते हैं ना एज अ कॉन्ट्रास्ट, वो नेफ्रोटॉक्सिक होता है, तो वो यूज़ ना करें। ज़्यादा यूज़ करवाते हैं ना कोई, बहुत ज़्यादा CT स्कैन MRI करवाते हैं, तो ये डाइज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब है रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी क्या इंडिकेट करती है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूरिन देखेंगे, यूरिन में रेड ब्लड सेल्स कास्ट देखेंगे और वाइट ब्लड सेल्स देखेंगे, और प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो नहीं आती ना प्रोटीन्स वगैरह यूरिन में, उनका साइज़ इतना बड़ा होता है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो भी नहीं आ रहे होते। तो अगर आ रहे हैं तो मे भी मतलब कि किडनी में कहीं डैमेज हो, और अनएक्सप्लेन्ड बायोप्सी हो गई है, सिस्टमिक डिजीज़ है, कोई सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं हो गई है, तो ये सारी चीज़ें। यहाँ प्रोलॉन्ग्ड कॉजेज़ मोर देन 3 वीक्स हो गए हैं इस कॉज को, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी? अगर किडनी बायोप्सी करवाएंगे तो। ट्रीटमेंट, अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, मतलब कोई भी जो कॉज है, अगर हाइपो परफ्यूजन है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर टॉक्सिन से उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर सिस्टमिक या केमिकल्स की वजह से तो उसे हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो चलें देखते हैं। अगर फ्लूइड इम्बैलेंस हो गए, तो अगर हाइपो परफ्यूजन हो गई है तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे? केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट एंड द बॉडी वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवरलोड एंड द हाइपोवोल्यूमिया। अब किडनी पे ओवरलोड आएगा तो वो भी मतलब किडनी के लिए मतलब डैमेजिंग है। मतलब आप इनटेक ज़्यादा कर रहे हो चीज़ें, लेकिन किडनी उसे मतलब उसका आउटपुट नहीं हो रहा, सही है, किडनी बाहर नहीं करी, तो ऑब्वियसली जो इनटेक आपने ज़्यादा किया ना तो वो डैमेजिंग हो सकता है। तो अगर वो हाइपोवोल्यूमिया हो गया है तो वो भी डैमेजिंग हो सकता है। तो हाइपोवोल्यूमिया होगा तो उसको ट्रीट करेंगे। पहले हम लोग इनटेक और आउटपुट देखेंगे कि क्या है, कितना आ रहा है, और वेट भी चेक करेंगे। फॉर सपोज़ किसी का है ना आउटपुट ज़्यादा और आ रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं मैं भी डैमेज हूँ, नहीं, उसका बॉडी वेट भी तो उससे कंपेयर करना है ना, वो सारी चीज़ें। पेशेंट शुड रिसीव फ्लूइड्स लेनी चाहिए, डेली यूरिन आउटपुट चेक करना है, और अदर सेंसिटिव लॉस, मतलब वोमिटिंग और डायरिया तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। फिर उसमें एक बैलेंस बनाएंगे हम लोग, पेशेंट जो बॉडी वेट है वो भी चेक करेंगे। फ्लूइड कुड भी, मतलब अगर मतलब कि हमें ये है कि हाइपोवोल्यूमिया हो गया तो हम लोग फ्लूइड्स देंगे, तो फ्लूइड्स कैसे देंगे? हम लोग ओरली भी दे सकते हैं, और अगर बंदा ओरली नहीं ले सकता तो इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। फॉर सपोज़ आपने इनटेक ज़्यादा किया है, मतलब आप सब ले रहे हो, लेकिन उसका आउटपुट इतना नहीं आ रहा, मतलब बॉडी से इतना जा नहीं रहा, तो आप डायूरेटिक्स दे सकते हो। डायूरेटिक्स दोगे तो आउटपुट भी आ जाएगा। तो आप पहले कॉज चेक करोगे, उसके बाद उसको ट्रीट करोगे। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस, अब इसमें क्या होगा? प्रिवेंट एंड ट्रीट हमें पता है इसमें क्या हो रहा था, 4 चीज़ें। एक तो हाइपर कैलीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया हो रहा था, और क्या हो रहा था? कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम कम हो रहा था, और हाइपोनेट्रीमिया और सोडियम कम हो रहा था। तो हम लोग उसी तरह की स्ट्रैटेजीज देंगे। प्रिवेंट करेंगे हाइपर कैलीमिया, मतलब पोटेशियम जो ज़्यादा हो रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे। अवॉइड करेंगे हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लेवल का जो कम आ रहा है तो उसको हम लोग फुलफिल करवाएंगे।
कीप मतलब हम लोग रखेंगे कि बाइकार्बोनेट्स जो है ना, सीरम बाइकार्बोनेट्स वो 80 मोल पर लीटर होने चाहिए, मतलब वो भी कम नहीं होने चाहिए बाइकार्बोनेट्स। मिनिमाइज करेंगे हाइपर फॉस्फेटीमिया, मतलब जो कॉजेज है ना उनको ही हम लोग ट्रीट कर रहे हैं बाय गिविंग फॉस्फेट बाइंडर। फॉस्फेट बाइंडर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे विथ मील, खाने के साथ क्या होगा वो बाइंड हो जाएगा फॉस्फेट के साथ, और जो हाइपर हो रहा है ना फॉस्फेट वो कम हो जाएगा। और ट्रीट करेंगे हाइपोकैल्सीमिया, मैंने जैसे कहा था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होते हैं, एक तो सोडियम दूसरा कैल्शियम वो कम हो जाते हैं, फॉस्फेट और जो पोटेशियम वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग इसे मैनेज करेंगे। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया मतलब जो पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, ग्लूकोज और इंसुलिन साथ दे सकते हैं, वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट से वो दे सकते हैं, पोटेशियम एक्सचेंज रेजेंस दे सकते हैं, जो कि मतलब पोटेशियम को बाहर निकालेंगे और रेजेंस खुद आ जाएंगे। अवॉइड डाइट में इतना पोटेशियम नहीं लेंगे, और डायलिसिस की तरफ जाएंगे तो भी पोटेशियम को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट है। अब है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या होगा, विथ रेयर एक्सपेक्टेशंस, मतलब सोडियम और जो पोटेशियम है ना उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इतना नहीं लो, सही है। और उसके बाद है द प्लेस ऑफ, मतलब पहले आप चेक करोगे कि क्या मतलब इन सब के लेवल क्या हैं। सो मतलब न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसे देंगे, पहले आप चेक करोगे कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है, उसकी हिसाब से आप उसको न्यूट्रिशन दोगे। सोडियम और पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन करवाओगे, और जो डाइट्री पेशेंट रिस्ट्रिक्शन है ना इज़ कंट्रोवर्शियल। होप टू अवॉइड डायलिसिस, मतलब किसके लिए करवाते हैं कि डायलिसिस की तरफ ना जाएं। अगर पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है तो ओवैसी डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, तो अगर डाइट में कम ले रहा है तो डायलिसिस की तरफ नहीं जाएगा। पेशेंट ट्रीट विथ HT और हाइपर कैटाबोलिक पेशेंट विल नीड नाइट्रोजन इनटेक, मतलब अगर कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो उसको क्या होगा, मतलब नाइट्रोजन इनटेक विल नीड इंक्रीज नाइट्रोजन इनटेक, मतलब नाइट्रोजनस जो फूड है वो ज़्यादा खाने होंगे। अब क्या है ड्रग्स, रिव्यू ऑल मेडिकेशन, मतलब जो भी ड्रग्स ले रहा है तो कोई एंटीबायोटिक्स ऐसी तो नहीं ले रहा या कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहा जो कि किडनी को डैमेज या किडनी के लिए टॉक्सिक है। एडजस्ट डोजेज फॉर, मतलब अगर कोई ड्रग ले रहा है और है ना किडनी पे बर्डन हो सकता है तो किडनी फेलियर के हिसाब से जैसे हम लोग डोज डिक्रीज करते हैं ना वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा डोज। अब है डायलिसिस। इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस, क्या इंडिकेशन हो सकती हैं, अगर क्लिनिकल स्टेटस है ना पुअर आ रहा है, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन और फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है प्री ऑपरेटिवली, तो हम लोग उसे क्या करेंगे डायलिसिस सजेस्ट करेंगे। मतलब वो अब यूरिन इतना नहीं आ रहा उसको, पल्मोनरी एडिमा हो गया तो फिर डायलिसिस सजेस्ट करते हैं। ये है केमिकल। अब है बायोकेमिकल। पोटेशियम प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा आ गया है, बाइकार्बोनेट्स कम हो गए और जो आर्ट्रियल pH है ना वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो फिर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि क्या है डायलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा पेशेंट को। प्रिवेंशन ऑफ, मतलब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी को, द टाइमिंग ऑफ इंटरवेंशन टू प्रिवेंट, मतलब अगर आपको पता चलता है कि कोई डैमेज वगैरह आ रहा है, मतलब आप अर्ली डिटेक्ट करते हो तो फिर अर्ली आप उसका ट्रीटमेंट लो। द टाइम ऑफ इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द acute tubular necrosis is important. Protective agents must be administered at the time of immediately follow potential renal insult. The intervention may prevent or at least blunt the severity ऑफ दिस वन। मतलब अगर आपको पता है कि एक्यूट किडनी इंजरी हो गई तो आप उसको मतलब इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट लो ताकि वो प्रोग्रेस ना करे कहाँ पे, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। फॉर एग्जांपल अगर हाइपोवोल्यूमिया हो रहा है और जो ना हेमरेज हुआ है, तो अब हेमरेज की वजह से जो फ्लूइड लॉस हुआ है ना, आप उसको फ्लूइड को मतलब बॉडी में फिर से मतलब इनटेक करवाओ, मतलब इंट्रावीनसली आप उसे दो, तो उससे क्या होगा किडनी पे डैमेज नहीं आएगा, और अगर आया भी तो सिवियरिटी कम हो जाए उसकी। द इंटरवेंशन कुड बी थ्रू द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट एंड डिफरेंट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम एक्सपेंशन से ना उनको दे सकते हैं अगर वॉल्यूम कम हो गया है, जैसे आइसोटोनिक्स लाइन उसको दे सकते हैं हम, और दूसरा डायूरेटिक इज फ्यूरासामाइड वो दे सकते हैं टू चेंज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस टू द पॉलीयूरिक
यूरेमिक ईजी। मैनेजेबल टाइप्स नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जैसे वेरापामिल, कैल्शियम कम हो रहा है ना। अब वेजो डायलेटर्स दे सकते हैं, सही है, वेजो डायलेटिंग एजेंट्स लाइक डोपामिन, वो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब अब आपको होगा वेजो डायलेटर्स क्यों दे रहे हैं, अगर किडनी डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है तो उसके लिए हम लोग वेजो डायलेटर्स देंगे। इन केस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रास्ट मीडियम ज़्यादा ले रहा है सीटी स्कैन करने के लिए या एमआरआई करने के लिए, तो अवॉइड करें ऐसे प्रोसीजर्स को जिसमें कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो रहे हैं, सही है। या तो अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना तो उनको फिर बॉडी से एक्सक्लूड भी करवाओ। पहले अवॉइड करें अननेसेसरी मतलब कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर्स। अवॉइड मल्टीपल एक्सपोजर, मतलब विद इन फ्यू डेज आपने एक करवाया, आपका सही नहीं है, आप दूसरे के लिए जा रहे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अवॉइड हाई, मतलब उन पेशेंट में ना यूज़ करें जो कि हाई रिस्क पे हो। यूज़ द स्मॉलेस्ट डोज, अगर मतलब पॉसिबल है तो आप इसका कम डोज यूज़ करवाओ। यूज़ नॉन आयोनिक, मतलब ऐसे कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें जो कि नॉन आयोनिक हो और जिनकी विस्कोसिटी कम हो। दूसरा हाइड्रेशन बाय, मतलब आइसोटोनिक्स जो स्लाइन्स है उसको लेके हाइड्रेट करवाओ पेशेंट को। बिफोर और आफ्टर, मतलब कॉन्ट्रास्ट लेने से पहले और उनके बाद भी। और अगर कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो हम लोग एसिटाइल सिस्टीन, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है ना, एंटीडोट्स होते हैं, तो उनको आफ्टर और बिफोर, मतलब 2 डेज आफ्टर और बिफोर दे दें इनके साशे। तो ये भी अच्छा होता है अगर कॉन्ट्रास्ट देने से पहले और बाद में आपने ये लिया। वॉश द कॉन्ट्रास्ट इमीडिएटली। कौन सी टेक्निक हम लोग कॉन्ट्रास्ट मतलब को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, हीमोडायलिसिस और कोरोनरी एंजियोग्राफी, इन दोनों की मतलब हेल्प से हम लोग कॉन्ट्रास्ट को वॉश आउट भी कर सकते हैं फ्रॉम द बॉडी। प्रोग्नोसिस, मतलब कि अब कैसे हम लोग प्रोग्नोसिस अच्छे कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। मतलब एक तो ये है द मोर्टेलिटी जो है ना रिमेन हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है अगर पेशेंट सर्जरी और पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस के बाद अगर उसे एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है, मतलब जो डैमेज है ना वो ज़्यादा आया होगा, ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है, तो उसमें जो है ना डेथ रेट हाई हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ जो चांसेस है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। इट इज़ जनरली लोअर इन, मतलब और जो डेथ चांसेस है ना बहुत कम होते हैं अगर किडनी जो एक्यूट किडनी इंजरी है ना वो ड्रग या टॉक्सिन्स की वजह से हो रही है। 70% ऑफ डेथ अकर इन अ फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, अगर किसी को सिवियर हेमरेज हो गया है, ट्रॉमा हो गया है, सर्जरी में बहुत ब्लड लॉस हो गया है, तो 75% जो लोग हैं ना वो विद इन फर्स्ट वीक ही उनकी डेथ हो जाती है। 50% डेथ्स आर ड्यू टू द अंडरलाइनिंग डिजीज़, मतलब इन डिजीज़ की वजह से हो सकती है, आगे देखते हैं। अगर मतलब नॉन ओलिग यूरिया है ना, नॉन ओलिग यूरिक मतलब एक्यूट किडनी इंजरी है तो उसमें डेथ नहीं होगी, उसके प्रोग्नोसिस बेटर होते हैं। लेकिन अगर ओलिग यूरिक है ना तो उसमें किडनी फेलियर हो सकता है। द फैक्टर इन्फ्लुएंस पेशेंट सर्वाइवल, कौन से फैक्टर, एटियोलॉजी क्या है और सिवियरिटी क्या है, उन पर डिपेंड करता है। बहुत सिवियर है तो सर्वाइवल रेट्स कम हो सकते हैं, और एटियोलॉजी अगर हेमरेजिक, हैवी हेमरेजिक है या मतलब कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उसमें भी चांसेस कम हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी, नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ को एग्जिस्टिंग डिजीज़, मतलब उसके साथ साथ कौन सी डिजीज़ हैं। पेशेंट एज क्या है, अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है या बहुत ज़्यादा यंग है तो उसमें चांसेस कम हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट द एक्यूट किडनी इंजरी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।